नमस्कार, मैं निशा श्री फर्स्ट लुक बिहार में आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं, जहां हम देखते हैं खबरें जो जानना ज़रूरी है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लगातार जो मुजफ्फरपुर के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं, उनको एक-एक करके उनके बारे में जो संभावित प्रत्याशी हैं, वहां का जो इतिहास है, इसके बारे में आपको बताते आ रहे हैं। तो आज जो हमने जो निर्वाचन क्षेत्र चुना है, वो है निर्वाचन संख्या 88 गायघाट। तो गायघाट में किस पार्टी का क्या दबदबा रहा, क्या वहाँ पे जातीय समीकरण है, कब से वहाँ चुनाव रहे। शुरुआत में इसे कटरा साउथ के नाम से जाना जाता था गायघाट को। तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह जी और साथ में उपस्थित हैं राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह। तो अब चर्चा को शुरू करते हैं और सबसे पहले हमारे वरिष्ठ पत्रकार जो रविंद्र कुमार सिंह जी हैं, वो बताएंगे कि ये जो गायघाट है, जिसको पहले मतलब 1951 में कटरा साउथ के नाम से जाना जाता था, वहां का इतिहास क्या रहा है अभी तक के विधानसभा चुनाव का। देखिए, गायघाट एक ऐतिहासिक धरती है और इस विधानसभा जो पहले आपने बताया कि पहले कटरा साउथ करके हुआ करता था। कटरा साउथ था 1951 में और 1957 में कटरा साउथ करके था। उसके बाद जैसे फिर गायघाट 1962 से शुरू हुआ। तो उस समय से शुरुआती दौर में एक नीतीश्वर प्रसाद सिंह हैं जो कांग्रेस से चुनाव जीते और वे लगातार 6 बार इस विधानसभा का प्रतिनिधित्व किए। एक बड़ी बात है और उसका इतिहास यह है गायघाट का, जो गायघाट में अब तक के 17 चुनाव में 11 बार मतलब राजपूत जाति के लोग जीते हैं और जबकि 6 बार यादव जाति के लोग चुनाव जीते हैं। यहाँ से मतलब राजपूत और यादव जाति के लोग ही प्रतिनिधित्व करते आए हैं। जबकि आप जो यहाँ के जातीय गणित को देखिएगा वर्तमान में तो कुछ चेंज हुआ है। बीच में फिर कटा था, मतलब पहले कटरा का 11 पंचायत पड़ता था गायघाट में और 23 पंचायत गायघाट का हुआ करता था। लेकिन बाद के दिनों में कटरा का 6 पंचायत ही बच गया गायघाट विधानसभा में और बंदरा जो पहले बोचहा में आता था, बोचहा विधानसभा में, तो उसका मतलब बंदरा का 12 पंचायत जो है वो कट करके मिल गया गायघाट में। उसमें जातीय समीकरण चेंज हो गया। पहले वहाँ माना जाता था कि यह राजपूत बहुल क्षेत्र है, लेकिन यादवों का कहना था कि नहीं, यह यादव बहुल क्षेत्र है, मतलब यादवों की संख्या ज़्यादा है। राजपूत लोगों का कहना था कि राजपूत लोगों की संख्या ज़्यादा है। लेकिन अब जो वर्तमान में मामले आ रहे हैं उसमें हम उस पर गौर करें तो यह देखा जा रहा है कि 1 नंबर पर अभी वर्तमान में उसमें यादव जाति की संख्या है और दूसरे नंबर पर आ जाते हैं सहनी, राजपूत, भूमियार और मुस्लिम। ये लगभग बराबर में, थोड़ा मोटा 2-3 हज़ार के अंतर में ये जो राजपूत, सहनी, भूमियार, मुस्लिम और मिला जुला करके कई उपजातियाँ मिला करके जो वैश्य जाति के लोग होते हैं वो भी लगभग इसी कैटेगरी में आ जाते हैं। उसमें एक चीज़ और है कि दलित समाज की संख्या वहाँ बहुत ज़्यादा है। कुल जो दलित में राम आ जाते हैं, पासवान आ जाते हैं, मुसहर आ जाते हैं, अन्य भी कई जातियाँ हैं दलित में, उनकी भी आबादी लगभग 70,000 के आसपास सब मिला करके मतलब है। कुशवाहा जाति भी अब जो बंदरा प्रखंड का जो 12 पंचायत जुड़ गया है तो कुशवाहा जाति की भी संख्या वहाँ मतलब ठीक ठाक हो गया है। लगभग 10-12 हज़ार कुशवाहा जाति की संख्या है, 10,000 कुर्मी जाति की भी संख्या है और ब्राह्मण जाति की भी संख्या 17-18 हज़ार जैसे गायघाट में माना जा रहा है। और भी कई छोटी छोटी मतलब कई जातियां हैं जिसकी गिनती लोग कम किया करता है, लेकिन उनकी संख्या काफ़ी है। सब मिला करके उनकी भी संख्या 70-80 हज़ार के आसपास जो है। अब हम आ जाए जो यहाँ कौन मतलब 1951 से लेकर के अब तक कौन प्रतिनिधित्व करते आए हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। तो उसमें आप देख सकते हैं कि 1951 में जिस समय कटरा साउथ करके यह जाना जाता था तो उसमें नीतीश्वर प्रसाद सिंह जो कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीते थे और उन्होंने किशुनदेव नारायण सिंह जो एसपी से थे उनको चुनाव हराया था। फिर 1957 में नीतीश्वर प्रसाद सिंह कांग्रेस से उम्मीदवार हुए और वो चुनाव जीते। उन्होंने जितेंद्र प्रसाद सिंह को जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार थे उनको जो है से हराया था। इसके बाद 1962 में फिर नीतीश्वर प्रसाद सिंह जो है चुनाव जीते और वे कांग्रेस से ही जीते
और उन्होंने रामनारायण सिंह जो सीपीआई उम्मीदवार थे उनको पराजित किया था। लेकिन जितेंद्र प्रसाद सिंह उस समय भी SWA से चुनाव लड़े और 7590 वोट मतलब लाए थे। इसके बाद फिर 1967 में भी नीतीश्वर प्रसाद सिंह वहाँ से चुनाव लड़े कांग्रेस से, और उन्होंने फिर इंडिपेंडेंट JP सिंह मतलब जितेंद्र प्रसाद सिंह को चुनाव हराया था। फिर 1969 का जो मध्यावधि चुनाव हुआ, उस मध्यावधि चुनाव में नीतीश्वर प्रसाद सिंह कांग्रेस से चुनाव लड़े, वे फिर चुनाव जीते और उन्होंने फिर इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जितेंद्र प्रसाद सिंह को हराया था। उस समय हिंद केसरी यादव भी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे, उन्हें भी 10,186 वोट आया था। 1972 में फिर कांग्रेस से नीतीश्वर प्रसाद सिंह चुनाव लड़े और उन्होंने जितेंद्र प्रसाद सिंह जो NCO से चुनाव लड़े थे उनको चुनाव हराए थे। फिर 1977 में जो JP लहर में जो बदलाव हुआ, कांग्रेस के विरुद्ध एक जो लहर चला था, उस लहर में 1977 में विनोदानंद सिंह चुनाव जीते जनता पार्टी से, और उन्होंने जितेंद्र प्रसाद सिंह को चुनाव हराया। फिर उस समय जितेंद्र प्रसाद सिंह इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे। उस समय वीरेंद्र कुमार सिंह कांग्रेस से चुनाव लड़े थे। वो उस समय फिर नीतीश्वर बाबू चुनाव नहीं लड़े थे और वीरेंद्र कुमार सिंह चुनाव लड़े कांग्रेस से और वे तीसरे स्थान पर रहे। 1980 में फिर जनता पार्टी का विभाजन हो गया और उसी में से कई दल निकला। उसी में BJP का गठन हुआ और BJP से जितेंद्र प्रसाद सिंह उम्मीदवार बने और जितेंद्र प्रसाद सिंह उस चुनाव जीते और उन्होंने विनोदानंद सिंह जो जनता पार्टी SC के उम्मीदवार थे उन्हें पराजित किया था। फिर 1985 में वीरेंद्र कुमार सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार हुए और वे महेश्वर प्रसाद यादव जो LKD से जो उम्मीदवार थे उन्हें पराजित किया था। और उस समय भी जितेंद्र प्रसाद सिंह BJP से चुनाव लड़े लेकिन वे तीसरे स्थान पर रहे थे। अब आइए 1990 में महेश्वर प्रसाद यादव निर्दलीय चुनाव लड़े और चुनाव जीत गए थे। उन्होंने वीरेंद्र प्रसाद सिंह को जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे उन्हें जैसे पराजित किया था। और उस समय विनोदानंद सिंह IPF से चुनाव लड़े, वो तीसरे स्थान पर रहे और जितेंद्र प्रसाद सिंह BJP से चुनाव लड़े, वो चौथे स्थान पर चले गए थे। 1995 में महेश्वर प्रसाद यादव जनता दल से चुनाव लड़े और उस समय जो आनंद मोहन नए बड़े तेजी से बिहार में उभरे थे, युवा के रूप में उभरे थे और लालू प्रसाद यादव के विरोध में एक मंच खड़ा किया था BPPA, उससे चुनाव लड़े और वे दूसरे स्थान पर रहे। महेश्वर यादव ने आनंद मोहन को जो है चुनाव हराया था। उस समय महादेव सहनी एक इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे, उन्हें भी करीब 4,500 वोट आया था। वर्ष 2000 में फिर वीरेंद्र कुमार सिंह जनता दल यू से चुनाव लड़े और उन्होंने देवेंद्र प्रसाद यादव जो RJD के उम्मीदवार थे उन्हें चुनाव हराया था। और एक बख्तियार आलम थे जो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े, मुस्लिम समुदाय से आते थे, वो 14,539 वोट लाए थे उस समय। फिर 2005 के फरवरी का जो चुनाव हुआ उसमें महेश्वर प्रसाद यादव RJD से चुनाव लड़े और उस समय अशोक कुमार सिंह थे भाजपा नेता, लेकिन जो गठबंधन में यह सीट JDU को चला गया तो वह उम्मीदवार भी लगभग ट्रांसफर हो गया और JDU से चुनाव लड़े और सेकेंड स्थान पर अशोक सिंह रहे जिन्हें 21,077 वोट आया था। उस समय भी वकील सहनी मतलब सहनी समाज से जो आते थे वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े और उन्हें 10,214 वोट आया था। और फिर जो बख्तियार अहमद थे वो SP से सपा से चुनाव लड़े और उन्हें 8442 वोट आया था। और एक इंडिपेंडेंट चुनाव विजया सिंह महिला नेत्री थी जो उभरी थी, वो भी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ी जो जिन्हें 4715 वोट आया था। अक्टूबर 2005 के चुनाव में फिर महेश्वर प्रसाद यादव RJD से चुनाव लड़े और उन्होंने JDU के अशोक सिंह को चुनाव हराया था। अशोक सिंह बहुत नॉर्मल कम वोटों से चुनाव हारे थे। उस समय महेश्वर प्रसाद यादव को 34,080 वोट आया था जबकि अशोक सिंह को 30,768 वोट आया था। और फिर उस समय वकील सहनी LJP से चुनाव लड़े जिन्हें 12,967 वोट आया था। अब
2010 में बीना देवी जो अभी वैशाली से सांसद है, वो वहाँ से चुनाव बीजेपी से चुनाव लड़ी और उन्हें 56,322 वोट आया और उन्होंने महेश्वर प्रसाद यादव को, जो आरजेडी के उम्मीदवार थे, उन्हें चुनाव हराया था और महेश्वर प्रसाद यादव को 40,322 वोट आया था। उस समय एक आरती देवी कांग्रेस से चुनाव लड़ी थी, जो भी राजपूत समाज से आती थी, उन्हें भी 6737 वोट आया था। फिर 2015 के चुनाव में महेश्वर प्रसाद यादव आरजेडी से चुनाव लड़े और उन्हें 67,313 वोट आया और बीना देवी जो बीजेपी से चुनाव लड़ी, उन्हें 63,812 वोट आया था। उस समय अशोक सिंह जो पहले जेडीयू के उम्मीदवार हुआ करते थे, वो अशोक सिंह इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ गए और उन्हें भी 7826 वोट आया था, जिसके कारण बीना देवी को पराजय का मुंह देखना पड़ा था। 2020 के चुनाव में राजद से निरंजन राय को उम्मीदवार बनाया गया और फिर महेश्वर प्रसाद यादव जेडीयू से उम्मीदवार बने, जबकि पहले महेश्वर प्रसाद यादव राजद से, लेकिन राजद से उनका कुछ अनबन हुआ और फिर जेडीयू नीतीश जी के साथ आए और उन्हें 2020 में उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन वे पराजित हो गए। उसमें कोमल सिंह लोजपा से, जो कोमल सिंह इस बार भी वहाँ चुनाव लड़ने की तैयारी में है। कोमल सिंह दिनेश सिंह और बीना देवी की पुत्री हैं और युवा है, वह चुनाव एलजेपी से लड़ गई और कोमल सिंह को 36,851 वोट आया था और महेशा यादव को पराजय का मुंह देखना पड़ा था। तो ये था अभी तक का जो गाय घाट का, जिसको कि शुरुआत में कटरा साउथ कहा जाता था, और वहाँ का अब तक का जो 17 बार जो वहाँ पे चुनाव हो चुके हैं और अब जो 18वीं बार चुनाव होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे हमारे जो प्रोफेसर हैं अरुण कुमार सिंह की। अभी जो चुनाव होने हैं 18वीं विधानसभा जो चुनाव होगी बिहार में, इसमें गाय घाट से प्रत्याशी कौन कौन से? देखिए, ऐसा है कि मैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। देखिए, आप जब देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि 1972 तक लगातार नीतेश्वर प्रसाद सिंह, जो राजपूत समाज से आ रहे थे और कांग्रेस के कैंडिडेट होते थे, वो वहाँ से चुनाव जीतते आए हैं। 72 के बाद स्थिति बदली है और राजपूत समाज के ही दूसरे लोग चुनाव जीते हैं अलग अलग पार्टियों से। ये क्रम 90 के पहले तक चला है। 90 वर्ष पहला वर्ष हुआ है जिसमें महेश्वर प्रसाद यादव इंडिपेंडेंट चुनाव जीते हैं और उसके बाद आप देखेंगे तो सिर्फ एक बार बीना देवी चुनाव जीती हैं, नहीं तो लगातार यादव समाज के लोग ही चुनाव जीत रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो कभी गाय घाट को चित्तौड़गढ़ कहा जाता था, लेकिन वहाँ एक जादुओं के बीच में ये 90 के दशक के बाद एक जागरण हुआ और उस जागरण के फलस्वरूप उन लोगों ने एक तरह से क्षत्रिय लोगों से कमान अपने हाथ में ले लिया। देखिए, और सबसे महत्वपूर्ण है ये 2020 का चुनाव। ये पहला चुनाव 2020 का है जिसमें मुख्य पार्टियों ने राजपूत समाज को नकार दिया। वहाँ पर इसको ध्यान देने की बात है कि वहाँ पर टिकट निरंजन राय को आरजेडी से मिलता है और जेडीयू से महेश्वर प्रसाद यादव को मिलता है। नेचुरली राजपूत समाज को ऐसा लगता है कि अब वो ठगे गए हैं, तो वहाँ पर कोमल सिंह आ जाती हैं। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि कोमल सिंह, बीना देवी जो वहाँ से विधायिका रह चुकी हैं, अभी वैशाली से सांसद हैं, और दिनेश प्रसाद सिंह जो जेडीयू के विधान पार्षद हैं, उनकी पुत्री हैं। और सब लोग ये जानते हैं कि दिनेश प्रसाद सिंह को चुनाव कैसे लड़ा जाता है, कैसे लड़वाया जाता है। ये मुजफ्फरपुर जिले में अभी वो उसमें अग्रणी पंक्ति में चल रहे हैं। इसीलिए ऐसा लगता है कि जेडीयू में होने के बावजूद लोजपा से बात करके और उन्होंने अपनी पुत्री को वहाँ से टिकट दिलवाया
और आपने देखा कि उनकी पुत्री कोमल सिंह को करीब 36,000 से कुछ ज्यादा वोट आए हैं, और निरंजन राय और महेश्वर यादव के बीच में फासला सिर्फ 7,000 वोटों का है। इसको ध्यान देने की जरूरत है। निरंजन राय जी को 59,000 वोट आया है और 52,000 वोट महेश्वर यादव जी को आया है। यानी निश्चित रूप से अगर कोमल सिंह नहीं खड़ा चुनाव लड़ती तो महेश्वर यादव भारी वोट से वहां पर जीतते, क्योंकि कोमल सिंह ने जो वोट काटा है वो कहीं ना कहीं एनडीए का वोट ही काटा है, और उसमें भी क्षत्रिय समाज का वोट काटा है, और नहीं तो क्षत्रिय समाज का वोट एनडीए को जाता। तो एक ये इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति आई जिसमें चित्तौड़गढ़ कहलाने वाला गायघाट में दोनों प्रमुख पार्टियां यानी एनडीए और राजद दोनों ने क्षत्रिय समाज को नकार दिया। अब मैं जो आगे जो संभावित उम्मीदवार हैं मैं उनकी चर्चा करना चाहूँगा, और उसमें चूंकि राजद के निरंजन राय जी चुनाव जीते हुए हैं इसलिए निरंजन राय जी की चर्चा हम लोग करेंगे। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि निरंजन राय जी बहुत ही सौम्य, बहुत ही अच्छे, बहुत शालीन व्यक्ति हैं। क्षेत्र में हम लोगों को जो फीडबैक मिला उससे लगा कि क्षेत्र में सब लोगों को लेकर चलने का उनका प्रयास रहा है। वो काफ़ी सोफिस्टिकेटेड लोग हैं, और सिटिंग गेटिंग का अगर फार्मूला चलेगा तो निश्चित रूप से राजद निरंजन राय जी को ही चुनाव करेगा। लेकिन राजद के और कुछ उम्मीदवार हैं, जैसे एक हैं उसमें आदर्श सिंह जो आपदा के राजद के प्रदेश महासचिव हैं। ये क्षत्रिय समाज से आते हैं। इनका भी कहना है कि हम लगातार तेजस्वी यादव के संपर्क में हैं और हम क्षेत्र में भी लगातार घूम रहे हैं, संपर्क बनाए हुए हैं। इसलिए इस बार गायघाट में राजद एक क्षत्रिय समाज को ही टिकट देगा। जो गलती उसने कर दी थी राजद ने कि उस समय टिकट उसने नहीं दिया था 2020 में, तो इस बार इनका ये कहना है। फिर एक छात्र नेता हैं जो यंग हैं, युवा हैं, अच्छा भाषण देते हैं और विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति में बहुत ही अग्रणी भूमिका निभाते हैं। वो हैं चंदन यादव। चंदन यादव जी को हमने डायरेक्ट कई अवसर पर तेजस्वी यादव जी से साफ लगातार बातचीत करते हुए हमने देखा है। उनके नज़दीक हैं, युवा भी हैं, कर्मठ हैं, और जो टॉल वगैरह की जो समस्या आई थी, जो बोछा के पास जो टॉल है, तो वहाँ जो समस्या खड़ी हुई थी तो उसमें मुखर होकर उन्होंने वहाँ की जनता की आवाज़ को बुलंद किया था। राजद से एक और हैं डॉक्टर शेखर सुमन। ये MBBS डॉक्टर हैं और राजद का जो चिकित्सा प्रकोष्ठ है उसके उपाध्यक्ष हैं ये। और डॉक्टर शेखर सुमन भी यादव समाज से ही आते हैं और काफ़ी सक्रिय हैं। पटना में भी सक्रियता इनकी बनी हुई है, क्षेत्र में भी इनकी सक्रियता बनी हुई है। तो राजद के ये उम्मीदवार हम लोगों के सामने आते हैं। अब हम लोग जेडीयू की बात अगर करें तो इस बार महेश्वर यादव जी चुनाव स्वयं नहीं लड़ना चाहते हैं, बल्कि वो चाहते हैं कि उनके पुत्र प्रभात किरण जी चुनाव लड़ें। और प्रभात किरण काफ़ी सक्रिय हैं, युवा तो हैं ही हैं और काफ़ी सक्रिय हैं, मुखर हैं, और उनके पिता ने जो एक कंस्टिट्यूएंसी को जो नर्स किया है उसका फ़ायदा प्रभात किरण को मिल रहा है। और महेश्वर यादव जी चूँकि राजद को उस समय वो छोड़ के जेडीयू में आए थे जिस समय इस बात की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, उस समय उन्होंने नीतीश कुमार का साथ दिया था। तो नेचुरली उनका दावा है कि उनके साथ न्याय होगा और उनके लड़के को टिकट मिलेगा। तो जेडीयू के वो प्रबल उम्मीदवार हैं। जेडीयू के जैसा कि बताया अभी रविंद्र बाबू ने कि बंदरा वगैरह का एरिया जो है वो बाद के दिनों में कटरा के साथ मिल गया है, जिससे वहाँ जातीय समीकरण थोड़ा चेंज हुआ है और भूमिहार लोगों की संख्या भी वहाँ काफ़ी बढ़ी है। इसलिए जो बंदरा
ब्लॉक के जो भूमिहार समाज के लोग हैं उसमें से भी कुछ लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, और उसमें चंदन सिंह भूमिहार, वो अपने टाइटल में भूमिहार शब्द को जोड़े हुए हैं, चंदन सिंह भूमिहार का नाम आता है, जो जेडीयू से चुनाव वो लड़ना चाहते हैं। अशोक सिंह जैसा कई बार चुनाव लड़ चुके हैं भाजपा से, तो अशोक सिंह के भी जो लोग हैं, हम लोगों ने जब पता करने का प्रयास किया तो उनके लोग जो हैं वो चाहते हैं कि अशोक सिंह किसी भी परिस्थिति में चुनाव लड़ें। अगर टिकट उनको एनडीए से मिले तो बहुत अच्छा, और नहीं अगर एनडीए से मिलता है तो शायद उनके जो समर्थक हैं उनको इंडिपेंडेंट भी चुनाव अशोक सिंह को लड़वाना चाहते हैं। उसी तरह से कोमल सिंह, जिनको लगभग 36-37 हज़ार वोट आया हुआ है पिछले चुनाव में, और जैसा कि मैंने बताया कि उनका एक अपना परिवार है, वो परिवार पूरी तरह से राजनीति में इन्वॉल्व है, तो निश्चित रूप से एनडीए की उम्मीदवार, वो उनके जो समर्थक हैं वो बताते हैं कि यहाँ पर एनडीए की उम्मीदवार चाहे जिस पार्टी से हो, लेकिन एनडीए की उम्मीदवार कोमल सिंह ही होंगी। और इस दावे में थोड़ा हम लोगों को बल भी मिलता है इस दावे में, इसलिए कि एक तो उनका राजनीतिक परिवार, राजनीतिक रसूख, और फिर पिछले चुनाव में जो उनको 36-37 हज़ार वोट लोजपा के टिकट पर आया हुआ है, तो वो उनके पक्ष में जाता है। फिर लोजपा से एक अमन कुमार तिवारी, वो लोजपा से वो प्रयासरत हैं, यंग हैं, युवा हैं, और लोजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं युवा मोर्चा के उसके, इसलिए ये भी इनका भी क्लेम है कि हमने पार्टी के लिए काफ़ी काम किया है गायघाट के अंदर, इसलिए हमको भी जो है सो मिलना चाहिए। तो एक तो ये हो गया। भाजपा से एक और उम्मीदवार हैं आदर्श कुमार सिंह, जो क्षत्रिय समाज से ही आते हैं और भाजपा के कई महत्वपूर्ण पदों पर हैं, और वो भी अगर भाजपा को वहाँ टिकट मिलता है, भाजपा के खाते में हो जाता है, तो वो भी उम्मीदवार होंगे। अब हम लोग कांग्रेस की चर्चा अगर करें तो कांग्रेस से समीर कुमार, जो जिला प्रवक्ता भी हैं, तो उनका भी क्लेम है कि उनको कांग्रेस, अगर वहाँ पर कांग्रेस को अगर वो सीट मिलता है, जिसकी उम्मीद थोड़ा सा कम नज़र आती है, क्योंकि आरजेडी का सीटिंग वहाँ है तो थोड़ा सा कठिनाई है, लेकिन अगर कहीं कांग्रेस को मिले तो समीर कुमार भी ये हैं। जूही प्रीतम, जो महिला सेल की अध्यक्षा हैं, अधिवक्ता भी रह चुकी हैं अभी, और ये भी भूमिहार समाज से ही आती हैं, तो जूही प्रीतम भी चाहती हैं कि अगर कांग्रेस के हिस्से में गायघाट आएगा तो वो भी टिकट की संभावित उम्मीदवार हैं। अब हम लोग जन स्वराज की चर्चा कर लें, क्योंकि जन स्वराज का लिस्ट बराबर लंबा लिस्ट होता है, तो जन स्वराज की भी चर्चा कर लें तो उसमें सबसे पहला नाम श्रवण कुमार सिंह का आ रहा है, जो 2001 से 2016 तक लगातार मुखिया रहे हैं, और उनकी पत्नी आरती सिंह हैं, जो जैसा कि बताया है रविंद्र बाबू ने कि वो चुनाव भी लड़ चुकी हैं विधानसभा का। ठीक है कि उनको सफलता नहीं मिली, लेकिन चुनाव लड़ चुकी हैं और चुनाव में अच्छा खासा उनको मत भी आया है। तो इस तरह से श्रवण कुमार सिंह भी जन स्वराज की ओर से प्रयासरत हैं कि उनको टिकट मिले। फिर सुरेंद्र कुमार सोले, ये सुरेंद्र कुमार सोले यादव जाति से आते हैं और काफ़ी सक्रिय हैं। जब से जन स्वराज मुजफ्फरपुर में, जब से जन स्वराज का गठन हुआ है, तो सुरेंद्र कुमार सोले लगातार जन स्वराज के कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं, अपने क्षेत्र में भी लगातार प्रयासरत हैं। और ये पहले राजद में थे, लेकिन अब राजद से चूँकि कोई संभावना नहीं इनकी बन रही है, इसलिए ये जन स्वराज में लगे हुए हैं और जन स्वराज में काफ़ी काम कर रहे हैं। फिर गौतम कुमार सिंह, जो भी क्षत्रिय समाज से ही आते हैं, गौतम कुमार सिंह, तो गौतम कुमार सिंह भी जन स्वराज में काफ़ी जन स्वराज के कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं और जनता के बीच में भी हैं, गायघाट में काफ़ी परिश्रम भी कर रहे हैं। तो इनका भी क्लेम है कि हमको जन स्वराज से टिकट मिलेगा और हम चुनाव लड़ेंगे। फिर एक वैश्य समाज से सीताराम शाह जी हैं, तो ये वैश्य समाज से आते हैं। वैश्य समाज की गायघाट में अच्छी खासी संख्या है, जिसको कि हम लोग काउंट नहीं करते हैं। तो इस तरह से
इनका ये कहना है, चूंकि वैश्य को कभी वहाँ टिकट नहीं मिला है प्रमुख दल से, इसलिए उनका कहना ये है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी का जो चलेगा क्रम, तो उसमें जन स्वराज निश्चित रूप से वैश्य समाज को यहाँ पर गायघाट में टिकट देगा, इसलिए सीताराम शाह उसमें प्रयासरत हैं। तो करीब करीब अभी जो संभावित उम्मीदवार हैं, कुछ लोग और लोगों की बढ़ोतरी इसमें हो सकती है। अभी तक जो सूचना आ रही है क्षेत्र से, उनको संकलित करके हम लोगों ने आपके सामने रखने का प्रयास किया था। ये आपने सुना अभी प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह को कि उन्होंने बताया कि कौन कौन है संभावित उम्मीदवार अलग अलग पार्टी से, कि जिनका कि एक अपना एक रुतबा है, जनता के बीच में अपनी एक फैन फॉलोइंग है। हम हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह के पास वापस लौटते हैं और आपसे भी हम जानना चाहेंगे कि आपके नज़रिए में कौन कौन है संभावित उम्मीदवार। देखिए, जिस दल में मतलब उसके सिटिंग सीट है, उसमें भी उम्मीदवारों की संख्या हम लोग देख रहे हैं। उसमें परिस्थितियां कभी कभी बदलती है। जो दल जो बिहार में लगभग दोनों महागठबंधन, जो दोनों गठबंधन है, उसमें कई कई दल हैं, तो आपस में टिकट बंटवारे में दलों में सीट का अदला आदान प्रदान भी होता है। एक दूसरे सीट पर इसको काट करके उधर उसको मतलब सिटिंग से, ताकि सीट कहीं जाए न, हम चुनाव जीतें और सरकार बनाए। इस स्थिति में सीटों का अदला बदली का भी मतलब चलता रहता है। तो उसी में जो राजद में जो संभावना व्यक्त किया गया है कि अगर निरंजन ना है, अगर उसमें बदलाव होता है या फिर मतलब उन्हें कुछ और दायित्व दे करके उन्हें अगर टिकट नहीं दिया जाता है, उस स्थिति में वहाँ कई उम्मीदवार हैं। वैसे तो मतलब सिटिंग विधायक है ही, लेकिन कई जगह देखा गया है कि सिटिंग विधायक भी बदले जाते हैं और जो लड़ाई का रुख बदलता है उस हिसाब से कैंडिडेट भी तैयार किया जाता है। निरंजन राय सौम्य विचार से हैं, लोगों के बीच मिलनसार हैं, जाते हैं आते हैं सब है, किन्हीं से कोई झगड़ा विवाद इन्हें जैसे नहीं रहता है। लेकिन मान लीजिए कुछ ऐसा उम्मीदवार उतार दे दूसरे दल, तो उस स्थिति में लोग परिवर्तन करता है। तो उस स्थिति में जो संभावना व्यक्त की जाती है, जो उम्मीदवार बदलेंगे तो उसमें पहले से ही दावेदार लोग लगे रहते हैं। उसी में चंदन यादव हैं या फिर आदर्श सिंह हैं, और एक जो नया उभर करके मतलब आए हैं डॉक्टर शेखर सुमन। तो डॉक्टर शेखर सुमन भी गायघाट के रहने वाले ही हैं, गायघाट में शुरू से ही सक्रिय रहे हैं। लगातार बताया जा रहा है कि हर रविवार को लगभग स्वास्थ्य कैंप लगाते हैं। स्वास्थ्य कैंप में निःशुल्क कैंप में दवा निःशुल्क, जांच निःशुल्क, ये सब सुविधा लोगों को दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनका उद्देश्य है जो वो भी चुनाव की तैयारी वहाँ से कर रहे हैं, चुनाव लड़ेंगे। वैसे भी वो MBBS डॉक्टर हैं, और MBBS डॉक्टर हैं तो पटना में भी छात्र राजनीति में रहे हुए हैं, छात्र राजद में पदों पर रहे हुए हैं। उसके बाद जो जामिया मिलिया से जहां वो पढ़ाई किए हैं MBBS के, वहां भी जो क्या करते हैं हॉस्टल यूनियन का चुनाव हुआ था, जिसमें मॉनिटर के पद पर वो जीते थे। मतलब शुरू से ही उनमें राजनीतिक पकड़ है, राजनीतिक प्रबंधन नेतृत्व करने की क्षमता जैसे दिख रही है, जिसके कारण वो लगे हुए हैं। तो वो स्थिति है। अब महेश्वर यादव, चाहे जो जदयू के बारे में बता ही दिए, जो महेश्वर यादव अब थोड़ा उम्र ज़्यादा हुआ, चाहते हैं जो अपने पुत्र को स्थापित कर दें, इसलिए। और महेश्वर यादव का क्षेत्र में पकड़ हर जाति में माना जाता है, सिर्फ यादव जाति में नहीं, हर जाति में पकड़ माना जाता है। उनके विचारों से लेकर के क्षेत्र के जो मुद्दों को उठाते हैं उसके लेकर के उनको माना जाता है, जिसके कारण ही तो एक बार इंडिपेंडेंट चुनाव जीत चुके हैं। इस स्थिति में वो चाहते हैं जो जदयू से उन्हें उनके पुत्र को टिकट मिले और वो अपने रहते हुए उन्हें स्थापित कर दे। लेकिन उन्हें यह भी भय सता रहा है कि अगर नीतीश जी कहीं गठबंधन के दबाव में मजबूर नहीं होंगे तो उन्हीं को टिकट जैसे मिलेगा। अगर कहीं मजबूर हुए उस स्थिति में ही गड़बड़ा सकता है। लेकिन बताया जाता है कि टिकट नहीं मिलने की स्थिति में भी प्रभात किरण एक तरह से तैयारी कर चुका है कि वो चुनाव वहाँ से लड़ेंगे ही। अशोक सिंह हम पहले ही आपको बताया कि अशोक सिंह भाजपा में थे, लेकिन सीट आदान प्रदान होने के कारण वे 2 बार जदयू से उम्मीदवार हुए, लेकिन वो चुनाव नहीं जीत पाए, फिर निर्दलीय भी चुनाव जीते। इस बार भी बताया जाता है जो दमखम के चुनाव लड़ने की तैयारी में है, चाहे पार्टी से टिकट मिले या नहीं मिले। लोजपा के कोमल सिंह के बारे में भी आपको बता ही दिए हैं। कोमल सिंह अभी यंग है, पिछले ही साल उनकी शादी हुई है
और पिछले चुनाव में काफ़ी सक्रिय थी और कोमल सिंह को यह भरोसा है कि एनडीए उन्हें ही उम्मीदवार बनाएगा। वह लोजपा के उम्मीदवार अपने आप को नहीं बताती है, वह बताती हैं कि हम वहाँ एनडीए से उम्मीदवार होंगे और चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे भी। और जिस तरह से बताया जाता है कि दिनेश सिंह जो विधान पार्षद हैं, उनकी बीना देवी जो पत्नी सांसद है, उन लोगों का मतलब दलों पर पकड़ है, एनडीए पर पकड़, मजबूत पकड़ है। इस स्थिति में उनको भरोसा है कि उन्हें टिकट मिलेगा और चुनाव वहाँ से लड़ेंगे और जीतेंगे। जो अमन कुमार के बारे में बताए हैं, जो अमन कुमार एक लोजपा से युवा चेहरा है, व्यवसायी भी है, उनका बड़ा लंबा चौड़ा व्यवसाय भी है और वे युवा मोर्चा में प्रदेश उपाध्यक्ष के साथ साथ सारण मंडल के प्रभारी भी हैं, मतलब वहाँ के चुनाव प्रभारी भी बनाए गए हैं। इसलिए अमन कुमार भी लगातार क्षेत्र में बनकर लोगों के बीच जाते हैं, गांव-गांव घूमते हैं और उनको भी यह उम्मीद है जो मुझे ही टिकट मिलेगा और लगातार चिराग पासवान के संपर्क। ये नाम तो है, एक जन स्वराज से एक जो संभावित हैं गौतम कुमार सिंह, उनके प्रति आपको क्या? हाँ, जन स्वराज में जैसे 3 नाम बताए हैं, श्रवण कुमार, सुरेंद्र कुमार सोले, सीताराम शाह, लेकिन एक गौतम कुमार सिंह जैसे भी उसमें सशक्त उम्मीदवार माने जा रहे हैं। वे सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उनका मतलब छवि है, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में माने जाते हैं। और जो पिछली बार क्या कहते हैं जो एक मैठी गांव है, जिस मैठी गांव में रात को पुलिस कुछ लोगों को घर में घुस करके महिलाओं के साथ बहुत अभद्र व्यवहार और मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया था, उसमें पूरा कमान एक तरह से ग्रामीणों के साथ उन्होंने संभाल लिया था पुलिस के विरोध में, ताकि पुलिस पर कार्रवाई हो, और वह लड़ाई लड़ी थी। तो एक गौतम सिंह भी जो है वहाँ से उम्मीदवार हैं। आरती सिंह और समीर कुमार के बारे में वो बता ही चुके हैं, जो वो लोग भी कांग्रेस से उम्मीदवार है, संभावित उम्मीदवार है। तो यही मिला जुला के अभी जो आकलन है, इस स्थिति में फिर और भी उम्मीदवार सामने आ सकते हैं। अब तक जो हम लोगों को सामने जो उम्मीदवार आए हैं, हम लोग उनका जिक्र किया, हो सकता है बहुत सारे और भी उम्मीदवार हों जो हम लोगों के सामने अभी नहीं आए हैं, वो भी तैयारी कर रहे हैं। चाहे लगे हों जो लगातार हम एक बार टिकट ही लेकर के आए, तो ऐसे भी उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में हम लोगों के पास जो लोग आए हैं वो यही आकला। तो अभी वर्तमान में जो संभावित उम्मीदवार हैं अलग अलग पार्टियों से, उनके नाम आपने सुने, और किनका किनका क्या प्रभाव है जनता के बीच में, कौन किस तरह से अपनी पैठ बनाए हुए हैं, इसके बारे में हमने जाना। जातीय समीकरण के विषय पे भी हमने काफ़ी बात की कि किस तरह से जातीय समीकरण समय समय पर जो क्षेत्र हैं वो बदलते रहे और उस हिसाब से जातीय समीकरण भी बदलते रहे। पार्टियों में भी कांग्रेस का दबदबा काफ़ी समय तक बना रहा, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वहाँ पर सिर्फ कांग्रेस है, अलग अलग पार्टियों ने अलग अलग समय पे अपने उम्मीदवारों को जिताया है। तो ये गायघाट का भी जो चुनाव है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो एक बार हम चाहेंगे कि हमारे प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह जो हैं वो ये जो हमने अभी चर्चा की, इसके ऊपर उनका एक एनालिसिस अगर वो प्रेजेंट करते हैं तो जो दर्शक हैं उनको एक इंसाइट मिलेगा गायघाट निर्वाचन क्षेत्र के ऊपर। देखिए, कुल मिलाकर मुझको ऐसा लगता है कि वहाँ राजद किसी यादव समाज के ही व्यक्ति को टिकट देगा, क्योंकि सिटिंग जो हैं वो यादव हैं, लेकिन कोई अगर रिप्लेस होगा तो यादव ही रिप्लेस होगा। और एनडीए से मुझको ऐसा लगता है कि इस बार क्षत्रिय समाज से ही टिकट मिलेगा। अब वो लोजपा के खाते में जाए तो लोजपा जिसको चाहे उसको दे, या फिर जेडीयू के खाते में रहे या बीजेपी के खाते में रहे, ये अभी बताना मुश्किल है, क्योंकि वो जेडीयू की सीट रही है, तो इसलिए अभी ये कहना मुश्किल है। लेकिन जो ऐसा लगता है कि ये एनडीए जो है सो देगी। और बाकी जो जहाँ तक कास्ट इक्वेशन का सवाल है, तो इतना तो मान के चलना होगा कि जो अभी तक हम लोगों के आंकड़े हैं उसके मुताबिक वहाँ यादव समाज की सबसे ज़्यादा संख्या है, और राजपूत, भूमिहार और मुसलमान और सहनी समाज के लोग, वैश्य समाज के लोग, एक करीब 1,000 के अंतर से ही आगे पीछे हैं, लगभग बराबर इनका है। तो उस हिसाब से अगर आप देखें जो समीकरण है उसमें निश्चित रूप से राजद को मजबूती दिखाई देती है, लेकिन फिर जो एक एनडीए का जो अपना वोट बैंक है उसमें भी हम लोग अभी जो गायघाट का सिचुएशन जो हम लोग देख रहे हैं, उसमें एनडीए का जो कोर वोटर्स है उसमें भी कोई बहुत बड़ा परिवर्तन वोटर्स में
ठीक है, कैंडिडेट हो सकते हैं, सभी जातियों से कैंडिडेट हो सकते हैं, लोग की अपेक्षा होती है, लेकिन जो कोर वोटर्स हैं वो अभी बदलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और नेचुरली उस स्थिति में ये जो है सो बहुत दिलचस्प फाइट जो आगे आने वाले दिनों में जब चुनाव होगा अक्टूबर नवंबर में, तो गाय घाट एक दिलचस्प वहाँ पर चुनाव दंगल हम लोग देखेंगे। तो ये आप सुन रहे थे हमारे एक्सपर्ट्स को कि उन्होंने गाय घाट जो निर्वाचन क्षेत्र है उसमें संभावित उम्मीदवार और उनके उसका जो इतिहास रहा है, जातीय समीकरण रहा है, इसके बारे में बता रहे थे। इसके अलावा जो भी अपडेट्स होते रहेंगे वो हम आपके सामने लगातार लाते रहेंगे। अभी हम देते हैं इस चर्चा को यहीं पर विराम। आप दीजिए हमें इजाजत, लेकिन हमारे चैनल पे बने रहिए और प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।